बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम ताज़ियत करना चाहेंगे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब से। उनकी वालिदा का जो है वो रज़ा इलाही से इंतकाल हुआ। आज नमाज जनाजा अदा की गई, तदफीन की गई और बहुत से सियासी रहनुमा जो हैं इस नमाज जनाजा पे मौजूद थे। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार अपनी वालिदा की खिदमत में मसरूफ़ रहे बहुत अरसे तक और कई बार ऐसे मौक़े आए जिसमें वालिदा से रहनुमाई भी लेते रहे। जिस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट छोड़ के चले गए थे तो अपनी वालिदा के कहने पे दोबारा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में वापस आए थे। बहरहाल अफसोस भी है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है उनकी वालिदा को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। साथ साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब की वालिदा और हाकिम अली ज़रदारी साहब की अहलिया जो हैं वो ज़रियारा बुखारी का भी इंतकाल हुआ और उस पर भी हम ताज़ियत का इजहार करते हैं और दुआ करते हैं कि उनको भी अल्लाह ताला जन्नत में बुलंद दर्जात अता फरमाए। नाज़रीन, अब प्रोग्राम में हम कुछ बात करना चाहेंगे तामीराती शोबे के हवाले से। हर शख्स का एक ख्वाब होता है कि उसका अपना घर हो, छत उसकी अपनी हो, ज़मीन उसकी अपनी हो, लेकिन बहुत कम लोग जो हैं वो इस ख्वाब की ताबीर हासिल कर पाते हैं। यानी कलील आमदनी, महंगाई और उसके साथ साथ तामीराती शोबे में बढ़ती हुई महंगाई, यानी ज़मीन का महंगा होना, तामीराती जो कीमतें हैं उनका महंगा होना, सीमेंट, रेती, बजरी, सरिया, गर्ज़ के जो चीज़ें एक तामीराती शोबे में इस्तेमाल होती हैं उसके महंगे होने से जो अपार्टमेंट्स हैं या जो घर हैं उनकी कीमतों में इजाफा होता चला जाता है। और कुछ महंगाई की वजह से वैसे भी इजाफा होता है, या अगर सप्लाई कम हो और डिमांड बढ़ जाए यानी ज़्यादा लोग अपना घर लेना चाहें तब भी मार्केट रेट्स बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, ऐसे में जो एक मुतवस्सित तबका या सफ़ेद पोश लोग हैं उनके लिए सिर्फ एक ही ज़रिया रह जाता है कि वो किसी न किसी प्रोजेक्ट में अपना एक आशियाना बुक करवाएं, अपना घर बुक करवाएं, अपार्टमेंट बुक करवाएं और माहाना एक साथ देते रहें। अब ऐसी सूरत में जबकि बहुत से प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं तो लोगों के लिए चॉइस करना बाज़ दफ़ा मुश्किल होता है, या अगर चॉइस कर भी लें तो मवाजना नहीं कर पाते कि कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है, कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो ऑथेंटिक नहीं है। यही वजह है कि बहुत से प्रोजेक्ट्स लॉन्च भी होते हैं, कुछ की ऑथेंटिसिटी सही नहीं भी होती, कुछ बड़े कामयाब प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। आप अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी लेना चाहें तब भी ले सकते हैं और उसके बाद में उसको बेच के कोई और जगह अपना घर ले सकते हैं, कोई और तरीका इख्तियार कर सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, हमारा जो तरक्याती शोबा है यानी तामीरी शोबा जो है ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है हमारी मईशत में, इसलिए कि इस तामीराती शोबे के साथ साथ दर्जनों ऐसी फील्ड और ऐसी फैक्ट्रियां अटैच्ड हैं जो कि इस तामीराती शोबे के लिए ज़रूरी हैं और ये तमाम रोज़गार फराहम करती हैं। यानी ना सिर्फ तामीराती शोबा बल्कि उसके साथ साथ पैराफर्नीलिया जिसे हम यानी जितनी इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो तमाम जो हैं वो एक इंडस्ट्रीज़ और वो एक अपनी जगह एक सनत का दर्जा रखती हैं। बहरहाल बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तामीराती शोबे पर शायद इतनी अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन अब कुछ अरसे से ख़ास तौर पे कुछ ऐसे लोगों के सामने आने से जो कि तामीराती शोबे में तरक्की चाहते हैं, नुमाइश का एहतमाम किया जाता है, एक्सपोज लगाई जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्जिबिटर्स हैं यानी ऐसे लोग जो कि अपने प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं वो भी मौजूद हों एक ही छत के नीचे, और साथ साथ ख़रीदार भी उसी छत के नीचे मौजूद हों ताकि उन्हें भी ये मौका मिले कि वो अपने लिए बेहतरीन से बेहतरीन घर का इंतखाब कर सकें। नाज़रीन, ऐसी एक नुमाइश तामीर एक्सपो 2022 यानी 2022 इसका इनेकाद किया जा रहा है कराची के एक्सपो सेंटर में। 24, 25, 26 जून को ये नुमाइश मुनक्किद की जा रही है और आप लोगों की अट्रैक्शन को मज़ीद बढ़ाने के लिए इस नुमाइश में एक ख़ास इंसेंटिव दिया गया है। एक तो दाखिला बिल्कुल मुफ्त है, दूसरी बात यह है कि जो लोग इस नुमाइश में शरीक होंगे वो कुरानदाजी के ज़रिए कीमती इनामात हासिल कर सकेंगे और इसके साथ साथ तफरीह तबाह के लिए मुख्तलिफ कॉन्सर्ट्स रखे गए हैं। यानी तीनों दिन जो है वो इस नुमाइश में कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया है जिसमें फ्री टिकट्स हैं। हालांकि अगर इन आर्टिस्ट्स को आप सुनने के लिए किसी कॉन्सर्ट में जाएं तो आपको हज़ारों रुपए के टिकट्स लेने पड़ते हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये तमाम जो एक्सपो कराई जा रही है इसके जो द मैन बिहाइंड द सीन इन तमाम चीज़ों के पीछे वो हैं कैसर मुनव्वर साहब जो कि CEO हैं मुनव्वर एसोसिएट्स के। इस वक्त फ़ोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अपनी मसरूफियात की वजह से हमारे प्रोग्राम में नहीं आ सके लेकिन फ़ोन पे हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कैसर मुनव्वर साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।
जी वेलकम सर, वेलकम। खैर सर, मुनव्वर साहब, क्या तैयारियां हैं, क्या पोजीशन है? मुझे अंदाज़ा है आप इस वक्त खुद भी ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और तमाम चीज़ों को फाइनलाइज कर रहे हैं। क्या पोजीशन है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कल, डॉक्टर साहब परसों और बहुत संडे शुक्रिया को? आपके जी प्रोग्राम में इनवाइट करने का। और बिल्कुल मैं अभी ऑन ग्राउंड ही हूँ और गाड़ी में आकर मैं आपसे जो है वो फोन पर बात कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी एक्सपो के हवाले से बता सकूं। और तैयारियां बिल्कुल तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं हमारी, और सुबह हमारा एग्जीबिशन जो है उसका इनॉग्रेशन है। तो सारे एग्जीबिटर्स हमारे आ चुके हैं और अपनी अपनी तैयारियों में मगन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने एक्सपो में एक्सपेक्टेड हमारे जो एग्जीबिटर्स थे वो सारे के सारे हमारे स्टॉल्स बुक हो चुके हैं, सब मुकम्मल हैं। और पब्लिक की तरफ से भी हमें बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, लोगों की क्यूरीज और लोगों के जो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया और दूसरी तरफ से और फोन पर बहुत राब्ते हो रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत ही अच्छे एग्जीबिटर्स जो हम लेकर आए तो उनके लिए बहुत ही अच्छे विजिटर्स भी इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा सर, इसमें कराची के तमाम इलाकों से बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और रियल एस्टेट वाले शिरकत कर रहे हैं या जी मखसूस? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है डॉक्टर साहब। हमने जो है एक बात का खास ख्याल रखा है मैंने कि इसमें तमाम सतह के लोगों के, यानी कि लोअर मिडिल क्लास से और अपर क्लास सबके मतलब लोग मौजूद हों। ऐसे प्रॉपर्टी डीलर, ऐसे एग्जीबिटर, ऐसे बिल्डर्स हों जो सोसाइटीज कुछ लोग बना रहे हैं। देखें अब तो कराची में बहुत जगह कम हो चुकी है। कराची से करीब कुर्ब जवार में जैसे स्कीम 33 है और साथ में जो है वो गडाब है, मेमार की तरफ जो सोसाइटीज बन रही है, वहाँ के लोग भी हमारे पास मौजूद हैं जो 5 से 10 लाख रुपए के बीच में प्लॉट अपने सेल कर रहे हैं यहाँ पर। और दूसरा हमारे पास जो है ये गुलशन, और जैसे हमारे पास किंग्स बिल्डर आ रहे हैं और इसके अलावा बिन हसान है। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो शहर से हैं, डिफेंस से भी हमारे पास लोग मौजूद हैं, जो एमआर जैसे जो बिल्कुल पॉश एरिया के हैं, जैसे एमआर हमारे पास है, हमारे पास HMR वाटर फ्रंट है, वो इस तरह के अपार्टमेंट्स जो सेल कर रहे हैं जो बहुत ही मतलब पोश, मतलब बहुत ही एलीट क्लास के हैं। यानी हर तरह की क्लास के हिसाब से आपको जो है वो हर तरह की प्रॉपर्टीज यहाँ पर इंशाल्लाह दिखाई देंगी कि आप 5 लाख से लेकर 10 लाख से लेकर जो है वो 5 करोड़ तक के अपार्टमेंट सेल हो रहे हैं। सर, इसमें कोई इंसेंटिव उन लोगों के लिए दिया गया है जो नुमाइश में आएंगे? यानी क्या फर्क पड़ता है अगर वो किसी के ऑफिस में, बुकिंग ऑफिस में जाके अपना प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट बुक कराते हैं, या अगर आपकी इस नुमाइश के जरिए प्रोजेक्ट बुक कराते हैं, तो क्या इंसेंटिव मिलेगा लोगों को इस नुमाइश में शिरकत करने से? देखिए कमोबेश हमारे पास 80 से 90 एग्जीबिटर मौजूद हैं यहाँ पर। तो पहली बात ये कि आप किसी के भी ऑफिस में जाते हैं तो आपको इतनी चॉइसेस नहीं मिल पाती कि आप देख सकें और चीजों को समझ सकें। तो यहाँ पर चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं कि 80 से 90 एग्जीबिटर्स हैं, आप सबके पास जाएंगे और अपनी पसंद की चीज का इंतखाब कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी का मेला है ये, ऐसे आप समझ लें। और इसके साथ जो दूसरी बात ये है कि बहुत सारे जो भी एग्जीबिटर्स आते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो जब एक्सपो में आए तो अपने लिए एक खास जो है वो एक पैकेजेस लेकर आए। जिस तरह हमारे पास कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने 0% डाउन पेमेंट पे अपनी चीजों को रखा हुआ है। बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डिस्काउंटेड 5%, 10%, 15% डिस्काउंट्स दिए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपो में बुकिंग के और पैकेजेस लेकर आ रहे हैं। दूसरा, हम बहुत सारी चीजें के गिफ्ट भी दे रहे हैं और चीजें भी कर रहे हैं। और सर, गिफ्ट में क्या दे रहे हैं ये मुझे बताएं, वाकई गिफ्ट लोगों को मिलेगा भी या ये सिर्फ बिल्कुल मिलेगा, दिखाने के लिए गिफ्ट मिलेगा? और वहाँ लोग विजिट करेंगे तो उन्हें अंदाजा होगा कि कितने गिफ्ट्स मिल रहे हैं। खास तौर पर मैंने जो है वो CSR का बहुत ख्याल रखा है। तो ND यूनिवर्सिटी का भी हमारे पास स्टॉल यहाँ पर होगा। ND यूनिवर्सिटी के अलावा जो है उनके जो है वो लोग भी, बच्चे भी वहाँ पर आएंगे जिनको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो तालीम हासिल कर रहे हैं, उनमें से 10 बच्चों को हमने मुंतखब किया यहाँ पर स्कॉलरशिप देने के लिए। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आपने तफरीह तबा के लिए कॉन्सर्ट्स का भी एहतमाम किया है, तो जुम्मा, हफ्ते और इतवार को कौन कौन से कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, क्या क्या अट्रैक्शन है कॉन्सर्ट्स के हवाले से? देखें जो आवाम है, जो देखें जुम्मा, हफ्ता, इतवार जो है ना वो छुट्टी के दिन भी होते हैं, तो लोग अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकते, फैमिली के साथ आते हैं। तो हमने एक बहुत बड़ा इसमें फूड कोर्ट डिजाइन किया है और साथ में जो है हमने बच्चों के लिए जो एक फैमिली गाला है, झूले वगैरह और सारी चीजें हमने, राइड्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक राइड्स, एवरीथिंग, मतलब सब हमने फ्री में रखा है यहाँ पर कि कोई चार्ज नहीं किया जाएगा किसी को भी। जितनी भी राइड्स हैं वो सब फ्री होंगी बच्चों के लिए। दूसरा, हमने कॉन्सर्ट रखे हैं कंसेक्टिव 3 दिन के, कि पहले दिन जो है वो हमारा कव्वाली का प्रोग्राम है, सेकंड डे हमारा जो है वो हुमैरा अरशद परफॉर्म कर रही है, एंड थर्ड डे जो हमारी क्लोजिंग सेरेमनी है उसमें सजाद अली हमारे पास आ रहे हैं। और इसमें से किसी की भी हम कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री एंट्री है। लेकिन सजाद अली का जो कॉन्सर्ट है उसमें एक खास ख्याल ये रखा गया है कि उनके पासेस जो है वो एग्जीबिटर्स को हमने दिए हैं। जो लोग एक्सपो को विजिट करेंगे वो वहां से उनसे पासेस कलेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, उनके कुछ पैसे नहीं है उसके कुछ, यानी उसमें एंट्री बाय पास होगी लेकिन वो पासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं।
جو کہ مختلف اسٹالز پہ وزٹ کرنے پہ. تعمیر کا بھی وہاں پر اسٹال ہوگا, ہم وہاں پر موجود ہیں, تعمیر ایکسپو کی انتظامیہ بھی موجود ہے, اور یہاں پر ہمارا ہر ایگزیبیٹر جو ہے وہ پاسز ڈسٹریبیوٹ کرے گا ایز اے سووینئر, ایز اے گفٹ. وہ بھی ایک تحفہ ہے نا. اچھا سر, حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی سپورٹ دی جاتی ہے؟ ایک بڑا کام ہے, تعمیراتی شعبے کی ترقی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی سپورٹ سندھ حکومت کی جانب سے, وفاقی حکومت کی جانب سے کی گئی آپ کو؟ دیکھیں, میں آپ سے کوئی جھوٹ بات نہیں کروں گا. حکومتی سطح پر تو خیر ہم کوئی بہت زیادہ امید رکھتے بھی نہیں ہے, لیکن ابھی بھی جیسے آپ نے بجٹ دیکھا ہے, بجٹ کے بعد اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ خراب ہے. ایسے حالات میں ایکسپو کرنا نا میرے لیے بڑا جو بہت ہی مشکل کام ثابت ہوا, کہ میں نے بہت ہی مشکل سے چیزوں کو جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کیا اور ساری چیزوں کو مینیج کیا, کیونکہ بہت سارے ایگزیبیٹرز تھے جو ملک کی صورتحال دیکھ کر وہ آنے کو تیار نہیں تھے. ان لوگوں کو آمادہ کرنا, پھر لوگوں کے لیے پروگرامز کرنا, چیزیں کرنا, تو خاص طور پر ایسے تو کوئی سپورٹ ہمیں نہیں ملی. جو سچ بات ہے کہ صوبائی حکومت ہو یا پھر وفاقی حکومت ہو, تو کاروباری طبقہ جو ہے وہ کسی طرح اس ملک کا پہیہ چلانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن وہاں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کیل جو ہے وہ ہمیں سڑک پر دکھائی دیتا ہے, جو کوشش کرتا ہے کہ ہم اس پہیے کو نہ چلا پائیں. اچھا, تو یعنی کوئی سپورٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی چلیں, آپ کی بڑی ایک ایفرٹ ہے کہ آپ ایسے حالات میں جو ہے یہ ایکسپو کروا رہے ہیں. تو اس میں سر بحریہ ٹاؤن کے جو بلڈرز ہیں یا ریئلٹرز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں آپ کے ساتھ؟ جی جی, پورے کراچی سے ہیں یہاں پر. ہمارے پاس یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس ہائی وے کی سوسائٹیز بھی ہیں, ہمارے پاس جو ہے کراچی کے جو معمار کا علاقہ ہے وہاں کی بھی, بحریہ ٹاؤن بھی, ڈیفنس بھی, اور ہمارے پاس جوہر, گلشن, یہاں سب بلڈر ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا سر, ڈیفنس کلفٹن کا جو علاقہ ہے وہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پروجیکٹس سے تو بنتے نہیں ہیں انسٹالمنٹ والے پروجیکٹس, یا بنتے ہیں تو اس قدر مہنگے ہوتے ہیں. آپ کا چونکہ خود بھی تعلق ڈیفنس کلفٹن سے ہے, منور ایسوسیٹس کے حوالے سے, تو سر کیا ود ان ریچ ہوتے ہیں لوگوں کے, کیا دسترس میں ہوتے ہیں وہاں کے پروجیکٹس لوگوں کے, کہ وہاں پہ کوئی اپارٹمنٹ؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم نے کیٹاگرائز کیا ہے چیزوں کو. کیٹاگرائز ایسے کیا ہے کہ اگر کوئی اپنا پلاٹ خریدنا چاہتا ہے کسی سوسائٹی میں 10 لاکھ روپے کا تو وہ بھی لے سکتا ہے, ٹھیک, اور اگر کوئی 5 کروڑ کا اپارٹمنٹ لینا چاہتا ہے تو وہ بھی لے سکتا ہے. اچھا سر, اس حوالے سے کوئی گائیڈنس کیوسک بنایا گیا ہے کہ جہاں پہ اگر کوئی جائے اور وہ کہے, اب بڑے بڑے بلڈرز بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹس بھی ہیں, کوئی کہے کہ جی میرے پاس تو مجھے کوئی 20 سے 25 لاکھ روپے کی چیز چاہیے, تو یہ کون سے ایریا میں یا کون کون سے اسٹالز ہیں جہاں مجھے وزٹ کرنا چاہیے, ایسے کوئی گائیڈنس دی جائے گی؟ گائیڈنس جو ہے نا وہ ایکسپو میں ہر جگہ موجود ہے. بہت بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہیں, تمام بلڈرز نے اپنی پرائسز مینشن کی ہوئی ہیں, اور انتظامیہ کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں گائیڈ کرنے کے لیے. ہمارے ریزرو ایریاز بھی ہیں, ہماری والنٹیئرز بھی ہیں, اور ساتھ میں ان کے اپنے جو جتنے بھی ایگزیبیٹرز ہیں ان کے اپنے والنٹیئرز ہیں جو سب کو گائیڈ کریں گے. اور بیسیکلی ایکسپو جو ہے وہ سیلز کے ساتھ ساتھ ایک مارکیٹنگ کا ایونٹ ہوتا ہے جو گائیڈنس دیتا ہے لوگوں کو, کیونکہ پراپرٹی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی اسٹال پہ گیا اس نے خرید لی. سر اس کی آتھینٹسٹی کیسے گارنٹی کی جائے گی؟ اکثر لوگوں کو جو شکایت ہوتی ہے, بعض دفعہ ڈبل الاٹمنٹس ہوتی ہیں, بعض دفعہ زمین ٹھیک نہیں ہوتی. ہمارے سامنے ابھی اتنا بڑا جو کیس ہوا, پورے ٹاورز گرا دیے جاتے ہیں, جو بیچارے رہائشی ہوں یا جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہو, کئی ٹاورز اس طرح ہوئے کہ جو مسمار کر دیے گئے کورٹ کی جانب سے. بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو صحیح پراپرٹی تھی نہیں. یہ کیسے ایک بائر جو آپ کے پاس آ رہا ہے وہ کس طریقے سے یقین کرے کہ پراپرٹی آتھینٹک ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی فراڈ نہیں کیا جائے گا یا کسی قسم کی کوئی جعلسازی نہیں کی جائے گی, اس کا کیسے یقین کیا جائے؟ دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے کہ جو ٹاورز آپ ذکر کر رہے ہیں گرائے جانے کا, جیسے نسلہ ٹاور کا کیس بہت زیادہ مشہور ہوا, اور بھی ٹاورز گرائے گئے. تو نسلہ ٹاور کے بارے میں اگر آپ بھی اپارٹمنٹ خریدتے, کوئی بھی سمجھدار آدمی اپارٹمنٹ اگر اس میں خریدتا تو اس نے اس کی پراپرٹی کے ڈاکومنٹس دیکھنے تھے جو ڈاکومنٹ سرکاری اداروں نے جاری کیے تھے. تو اس میں ایک اہم ذمہ داری جو ہے وہ سرکاری اداروں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ جب این او سیز دیتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ انہوں نے صحیح جگہ پر درست آدمی کو این او سی دی ہے, درست پروجیکٹ کو این او سی دی ہے. تو جو اس طرح کے جتنے پروجیکٹس ہوئے وہ سرکاری اداروں سے نکل کر ہی بنے, وہاں سے اپروولز ہوئے اور چیزیں اس کے بعد بنائے گئے. ایک عام آدمی جو ہے اس میں ججمنٹ ایسے نہیں کر سکتا. جب ایک سرکاری ادارے کا پرچہ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے جس کو این او سی کہتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اس پہ پروجیکٹ کام ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ اس کو جو ہے وہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ وہ آیا ٹھیک ہے یا نہیں. لیکن ہم نے کوشش کی ہے, ہم کوشش بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ تمام لوگ جو ہمارے پاس آئیں وہ اوتھینٹک, اور مارکیٹ کے کوئی چھوٹا نام نہیں ہے, الحمدللہ مارکیٹ کے بہت بڑے بڑے نام ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو سر جو پہلے بھی کئی پروجیکٹ ڈیلیور کر چکے ہیں اس طرح نا. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
लोगों के लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें ख़ास तौर पे इस एक्सपो के हवाले से, तामीर एक्सपो 2022 के हवाले से क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये एक मुआशी सरगर्मी है। एक्सपो जो समझा जाता है वो उससे कहीं बढ़ के बहुत चीज़ होती है। दुनिया भर में एक्सपोज होती हैं और ये एक्सपो एक बड़ी मुआशी सरगर्मी होती है। और एक आम आदमी जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है या अपनी कोई चीज़ लेना चाहता है, जो किस्तों पर लेना चाहता है या फैसला करना चाहता है कि उसे मुस्तकबिल में कुछ खरीदारी करनी है या मुस्तकबिल के लिए घर बनाना है अपना, तो उसके लिए फैसले में बहुत आसानी हो जाती है। लाजमी नहीं होता कि आप किसी भी स्टॉल पे जाएं और वहां से आप प्रॉपर्टी खरीद लें, लेकिन आपके पास चॉइसेस बहुत बढ़ जाती हैं। आप आते हैं, आप एक एक स्टॉल को विजिट करते हैं, आप 80, 85, 90 लोगों प्रोडक्ट्स को देखते हैं, उसके बाद आपको अंदाजा होता है कि मार्केट प्राइसेस क्या हैं और आपके लिए फिजिबल कौन सी है और आप कहाँ अपना घर बना सकते हैं। तो आने के बाद आसानी बहुत होती है। कोई भी आदमी जो है वो अपनी फैमिली को लेकर क्योंकि प्रॉपर्टी खास तौर पर घर बनाते हुए फैमिलीज की भी इन्वॉल्वमेंट होती है कि वो भी देखना चाहते हैं कि हम कहाँ अपना घर बनाए चीजें। तो यह एक फैमिली इवेंट है ना, इसमें फैमिलीज आए अपने बीवी बच्चों के साथ आए, बच्चों के लिए राइड्स हैं, फूड कोर्ट्स हैं, आपका एंटरटेनमेंट भी है, सारी चीजें मौजूद हैं यहाँ पर हमारे पास। अच्छा, तो आकर अपना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अपने लिए प्रॉपर्टी भी मुस्तकबिल के लिए चूज कर सकते हैं और फैसला लेने का टाइम भी ले सकते हैं, ताकि बाद में वो जिस एग्जीबिटर को सिलेक्ट करें उसके ऑफिस जाकर उससे कोई प्रॉपर्टी की डील कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। हमारे साथ मौजूद थे कैसर मुनव्वर साहब, मुनव्वर एस्टेट्स के CEO हैं और पूरी ये जो तामीर एक्सपो 2022 है इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेरा नाज़रीन यहाँ पे एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कोविड की, जो केसेस में जो कि मस्बत आने की जो शरह है उसमें जो इजाफा हुआ है। कराची में 21.23% शरह रिकॉर्ड की गई है और 148 के करीब केसेस जो हैं ये पॉजिटिव आए हैं, जबकि 1400 के करीब टेस्ट किए गए थे। तो इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे, यानी हम इस पर यह भी देखेंगे कि क्या ये जो लहर आई है ये कोई नई लहर है, कोई नया वेरिएंट आ गया है, या फिर लोगों में जो SOPs का इस्तेमाल कम हो गया है, क्या उसकी वजह से ये केसेस में इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में कुछ एक नया वेरिएंट जो है डेल्टा के साथ एक मिक्स वेरिएंट आया है जो कि रिपोर्ट हुआ है, जिसमें जो उसकी जो फैलने की जो शरह है वो भी ज़्यादा है, साथ साथ इस वेरिएंट में जो अलामात हैं वो भी कम हैं और ख़ास तौर पे लोगों को अंदाज़ा नहीं होता और टेस्ट जो पॉजिटिविटी है वो भी इसकी कम आती है। यही वजह है कि ये केसेस डिटेक्ट नहीं होते। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि क्या ये वेरिएंट पाकिस्तान में आ गया है जिसकी वजह से ये केसेस में इजाफा हुआ है, या फिर लोगों में SOPs का इस्तेमाल ना करना, इनकी वजह से ये केसेस में इजाफा हो रहा है। बहरहाल हम बात करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं डॉक्टर फरहान ईसा, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के चेयरमैन हैं और साथ साथ रोटरी क्लब के साबिक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? अच्छा, हमें डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने ज्वाइन किया। ठीक है, पहले हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हैं जो कि यानी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम बुलंद जी। डॉक्टर साहब, ये हालिया जो है इंक्रीज जो कि राइज नज़र आया है पॉजिटिव केसेस में, और इसकी वजह से लोगों में थोड़ा सा खौफ भी पाया जा रहा है। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि एक नया वेरिएंट आ गया है, एक नई लहर शायद जन्म ले। मुख्तलिफ जो दुनिया के ममालिक है वहाँ पे भी पॉजिटिविटी में कुछ इजाफा नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे सर आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बात ये है कि ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिन जिन जगहों पे या जिन जिन ममालिक में ये मास्क और तमाम SOPs को तर्क कर दिया गया, वहाँ पर ये चांसेस थे कि ये वेरिएंट जो है किसी भी सूरत में ये आएगा और ये फिर नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे। अब पाकिस्तान में ये जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, बल्कि सब वेरिएंट है, और ये बहुत तेजी से फैलता है। ये बात दुरुस्त है कि इतना ज्यादा शिद्दत नहीं है इसमें, लेकिन ये घर के तमाम अफराद को बहुत तेजी से लपेट में ले लेता है और पूरा घर जो है वो नज़ला जुकाम, गले, खासकर गले की खराबी, खराश और जिस्म में दर्द, बुखार, ये चीजें होती है जो बहुत तकलीफ देह होती है।
लेकिन ये सब घर को बीमार करता है तो सारा घर पैरालाइज हो जाता है। लेकिन वो लोग जो उम्र रसीदा है, 60 साल से ज्यादा है, या जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर अनकंट्रोल्ड है, उनके लिए ये जानलेवा साबित हो रहा है। लिहाजा इसमें चूंकि हमें बार बार आपके प्रोग्राम से भी कहता रहा हूँ कि हमारा यहाँ जो रवैया रहा पिछले 2-3 महीने के तमाम जगहों पे कहीं पर भी SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो शादी हॉल की गैदरिंग हो या कोई भी गैदरिंग हो, हम कहीं पर भी इस किस्म की चीजें, इवन के ये जो दफातरों में लोग हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से कोरोना का बिल्कुल खात्मा हो गया है, जो कि बहुत ही गलत एक थिंकिंग थी या ये समझ थी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान में एटलीस्ट 2% से ज्यादा, बल्कि मैं कहूंगा कि ये वो 2% या 2.5% जो रिकॉर्डेड है, ये वो है जो लोगों ने टेस्ट कराए हैं। लेकिन इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं जिन्होंने कोई टेस्ट नहीं कराया है। कराची में जो रिकॉर्डेड हुआ है वो इस वक्त 21% चला गया पॉजिटिविटी रेट, यानी 16 में से 21 लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं, जो कि ये बहुत अलार्मिंग है। अगर आप उनको अगर मिलाते हैं जिनको सिम्टम है, क्लिनिकली उनको सिम्टम है लेकिन उन्होंने टेस्ट नहीं कराया है, तो ये कहीं जाके 30-35% बन जाता है कराची में। तो अच्छा। खासकर कराची के लोगों को बहुत ज्यादा ख्याल करने की जरूरत है। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं ये जो वेरिएंट है, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये हलक में ज्यादा दिन नहीं रहता बल्कि डायरेक्ट लंग्स पे असर करता है और निमोनिया की सूरत में ये डेडली भी ज्यादा है, क्या ये बात दुरुस्त है सर? डेडली उस सूरत में जैसे मैंने बताया कि अगर आप कोई डिनाई करते हैं कि नहीं जी मुझे तो पिछले दिनों मैंने ठंडा वंडा ले लिया था, या रात को नींद पूरी नहीं हुई इसलिए मेरा गले में खराश है, बुखार हो गया है और हल्का सा नजला जुकाम है, अगर आप डिनाइल फेस में रहते हैं तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम रहे। इसमें करने की बात यह है कि अगर आपको प्रॉब्लम आपकी बढ़ती है, बुखार तेज होता है, तो फौरी तौर पे आपको टेस्ट कराना चाहिए और एक्सरे कराना चाहिए चेस्ट का एटलीस्ट, ताकि आपको पता चले। या मैं कहता हूं कि फौरी तौर पे जो इसके कंसर्न डॉक्टर्स हैं जो कि कोरोना को देखते रहते हैं, फिजिशियन खासकर, उनको जरूर दिखाएं, ताकि ये जरूर उन लोगों में जानलेवा साबित होता है जो केयर नहीं करते, जो इसको डिनाइल में रहते हैं कि जी नहीं कोरोना मुझे क्यों होगा, मैंने तो वैक्सीन लगाया हुआ है या मैं बूस्टर लगाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम हो सकती है उनको कम होगी, लेकिन जो नॉन वैक्सीनेटेड है उनको ज्यादा होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, अब हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा ने, जो कि चेयरमैन हैं डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के, इसके अलावा फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं रोटरी क्लब के। इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? जी मैं ठीक, बताइए। सर मुझे बताइएगा कि कोविड के केसेस में जो पॉजिटिविटी रेशियो है, यानी जो मस्बत केसेस आने की शरह है, उसमें अचानक इजाफा हुआ है और इजाफा भी इतना हुआ है कि 21% ये शरह आ जाना बहुत अलार्मिंग है। सर क्या वजह समझते हैं? क्या क्योंकि आपको के पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, डॉक्टर ईसा लैब न सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पे काम कर रही है बल्कि साथ साथ तशखीस के अमल में बहुत काम कर रही है, क्या कहेंगे सर? नहीं देखो जी, ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और हमने इसका प्रीस्केमा करते हुए पहले से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और सिंध गवर्नमेंट के साथ जो है वो हमने ये प्लान किया था कि इसकी एग्रेसिव वैक्सीनेशन कैंपेन करी जाए कोविड की, और सारे ईसा लैब जो है वो फ्री कोविड वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मदद से तो कम अज कम जो है वो कर रहे हैं। और सारी वैक्सीन जो है फाइजर, मॉडर्ना और चाइनीज जो है सारी अवेलेबल है और ये लोगों को लगानी चाहिए। और ये हमें अंदाजा था जितने फिजिशियन हैं और इन्फेक्शियस डिजीज के स्पेशलिस्ट हैं कि ये होना ही था, क्योंकि ये वायरस दुनिया में घूम रहा है और ये वेरिएंट्स भी आते चले जा रहे हैं। अभी BA.4 और 5 वेरिएंट्स है ओमिक्रॉन के, वो स्प्रेड हो रहे हैं ज्यादा, ये देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी ये है कि SOPs भी हमने खुद छोड़ दिए जाहिर है और ये एक्सपेक्टेड था, और लोग वैक्सीन भी लगाना चाहिए उनको। और अभी टाइम आ गया है कि वो जल्दी जल्दी, जिन्होंने बिल्कुल लगाई नहीं है वो जरूर लगाएं और जिन्होंने लगा ली है वो बूस्टर वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है कि फ्री वैक्सीनेशन अवेलेबल है और हम और फौज के ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उसको
ایز اے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی جو ہے وہ کمیونٹی کو لگا رہے ہیں. اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ کیا اسٹرینس دیکھے جا رہے ہیں کہ کیا یہ کوئی نیو ویریئنٹ ہے جو آیا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے ساتھ مکس ہو کے ایک نیا ویریئنٹ اس نے جنم لیا ہے جو جس میں کہ انفیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے، یعنی لوگوں میں پھیل بہت جلدی رہا ہے، اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ بھی بہت کم ہے اور یہ بہت جلدی جو ہے ایک دوسرے میں ٹرانسفر ہو کے یہ اس کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بالکل 100% آپ نے کریکٹ بات کری ہے. یہ بالکل ایسے ہی، یہ بہت زیادہ انفیکشس ہے اور بہت زیادہ جلدی پھیل رہا ہوتا ہے. اصل میں اس کے پیچھے ایک لاجک بھی ہے. وہ لاجک ایکچولی یہ ہے کہ جو وائرسز ہیں نا، وہ سمجھیں آپ دماغ ہوتا ہے اور جو مشینری وہ اپنے آپ کو ریپروڈیوس یا سمجھے بچے پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ اس ہوسٹ کا کرتا ہے یا اس انسان کا کرتا ہے جس کے اندر اس نے انفیکشن کی ہوتی ہے. اگر وہ انسان مر جاتا ہے تو چہرے پہ وائرس جو ہے وہ ملٹیپلائی نہیں کر سکتا اور وہ بھی اس کے لیے مشکل ہے. تو آہستہ آہستہ دیکھا یہ جاتا ہے موسٹلی کہ وائرسز جب میوٹیٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک اسٹرین ایسی ضرور نکلتی ہے جو کہ زیادہ عرصے زندہ بھی رہتی ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ کو بیمار ضرور کرتی ہے اور لیکن وہ مارتی نہیں ہے، ڈیڈلی نہیں ہوتی لیکن مارتی نہیں ہے، لیکن بیمار رکھتی ہے اور زیادہ دیر تک رکھتی ہے کہ وہ اس کے جسم میں رہ کے اپنی ملٹیپلیکیشن کرتا رہے اور ڈبل ہوتا چلا جائے اور دوسرے لوگوں کے اندر پھیلتا چلا جائے اور اس طرح اس کا اسپریڈ بڑا ہوتا ہے. اور اسی وائرس کا جب جو آیا ہے اس میں یہی چیز دیکھی جا رہی ہے. لیکن یہ جس کے بارے میں جن کے اندر ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، کڈنی کے مسائل ہیں، جگر کے مسائل ہیں، دل کے مسائل ہیں، ذہنی مسائل ہیں، یا ایون وہ لوگ جو اسٹریس میں رہتے ہیں بہت زیادہ، اور آج کل جس طرح سے پولیٹیکل سچویشن اور اکنامک سچویشن چل رہی ہے، سارے لوگ اسٹریس میں ہیں، ان کے اندر شدت بیماری زیادہ ہونے کی اور اموات ہونے کی زیادہ شرح ہے. اور ابھی دیکھا گیا ہے کہ 100 سے اوپر لوگوں کی بلکہ کووڈ سے ڈیتھ ہوئی ہے. اخبار میں تو 66 آیا ہے، لیکن زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہیں کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں کویٹی بھی بہت زیادہ، عطائیت بہت زیادہ ہے. وہ ظاہر ہے کسی سسٹم کے اندر پارٹ نہیں ہوتے تو ان کی رپورٹ جو ہے وہ ظاہر نمبرز کاؤنٹ نہیں کیے جاتے. اچھا سر بس آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت بقرعید کی وجہ سے منڈی بھی مویشی منڈی جو ہے اس میں لوگ جا رہے ہیں اور آپ کا اس پہ بھی بڑا اسٹریس رہتا ہے کہ مویشی منڈی میں جو لوگ جائیں وہ اپنے آپ کو کس طرح ایک تو آپس میں ایک دوسرے کو بیماری سے بچائیں، دوسرے مویشیوں سے جو بیماری لگتی ہے ان سے کیسے بچائیں، مختصر بتا دیجیے گا سر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کانگو ہیموریجک فیور ہے جو اینیمل سے ٹکس کے تھرو لگتا ہے اور یہ آلریڈی وارننگ گورنمنٹ نے دے دی ہے کہ یہ ضرور پھیل سکتا ہے. تو بیسکلی جو ہے وہ ابھی تو ہمیں تو جہاں پہ بھی جانا چاہیے تو بہتر ہے کہ گلوز اور ماسک پہنیں تو وہ ٹک سے بھی بچا جا سکے گا اور وہ کووڈ سے بھی بچا جا سکے گا. اور جب بھی مویشی لینے جائیں تو اپنی پوری باڈی کو کور کریں اور گھر آ کے پورے کپڑے چینج کریں اور زیادہ عرصہ زیادہ ٹائم اسپینڈ نہ کریں. اس کے بارے میں خیال کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور مویشیوں کے ساتھ جو بیماری زیادہ منسلک ہے وہ کانگو ہیموریجک فیور ہے. سر اس میں کہا جاتا ہے کہ لائٹ کلر کے کپڑے، وائٹ کلر کے کپڑے پہن کے جانا زیادہ بہتر رہتا ہے تاکہ ٹکس یا جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ جس کپڑوں پہ نظر آ سکیں. بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. بالکل میرے ذہن میں نہیں تھا یہ بات کو اجاگر کرنا، لیکن بالکل ایسے ہی ہے کہ جب بھی کوئی چھوٹا سا کیڑا نظر آ رہا ہو یا جانور کے اوپر بھی چھوٹے کیڑے یا ٹک نظر آ رہے ہوں، ایسے جانور کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے اور خود بھی اس سے دور رہنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیکنگ جو ہے نا یہ ان گورنمنٹ کو اور ایسی بھی یہ منڈیاں لگ رہی ہیں ان میں پہلے سے ہونی چاہیے. جب یہ جانور اس منڈی میں آنے سے پہلے یہ چیکنگ ضرور قائم ہونی چاہیے کہ انفیکٹڈ جو جانور ہیں وہ اس میں آنا سکیں کہ دوسرے سے انفیکٹ کر دیں. سر بس یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا لمپی اسکن ڈیزیز کا جو جانور ہے وہ صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے؟ کچھ مویشی منڈی میں لمپی اسکن ڈیزیز کے 100 کے قریب جانور نکلے تو ان کو واپس بھیجا گیا ہے. دیکھیں بہت ساری ایسی ہزاروں بیماریاں ہیں جو جانوروں کے اندر ہیں. ایک اور چیز آپ کو انٹرسٹنگ بتاؤں کہ ہماری ویٹنری میڈیسن جو ہے وہ انفارچونیٹلی بہت ہی کم ہے اور کراچی میں تو میری نالج میں نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک بھی ویٹنری کالج ہے جہاں پہ یہ ویٹنری ڈاکٹرز بن رہے ہوں. تو ہمارے پاس اس کی شدت وہ کمی ہے اور اس کے پیچھے سارے کوئی سائنس انوالوڈ ہے اور اس کو ویٹنیرینز جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہی صحیح ایڈوائز کر سکتے ہیں. تو میری بھی گزارش یہ ہے کہ یہ پرٹیکولر جو اینیملس والا جو سوال ہے یہ ویٹنری ڈاکٹر سے جیسے آپ نے پہلے بھی لاسٹ ٹائم پوچھا تھا، لیکن کیونکہ ہم ہیومن سے کنیکٹڈ ہیں تو اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری بیماریاں ہیں، فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ہے اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو جانوروں سے لگ سکتی ہیں. تو یہ چیزیں میرے خیال سے جو ہے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں جب اس کو لگ رہے ہیں یہ ان کی انٹری سے پہلے ہونا چاہیے. یعنی سر انسانوں کو خطرہ ہے لمپی اسکن ڈیزیز سے؟ انسانوں کو خطرہ ہے سر لمپی اسکن ڈیزیز سے؟ یہ بتا دیجیے گا.
لیکن انسان جو ہے نا، بڑا جنرل بات ہے، یہ ساری اینیمل کی بیماریوں سے انسان کو خطرہ ضرور ہوتا ہے، اور آج کل کی سچویشن کے اندر تو ڈیفینیٹلی ہے کیونکہ کووڈ بھی پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فرحان عیسیٰ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر فرحان عیسیٰ، چیئرمین ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.